नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। दोस्तों दोनों ही आईपीसी 1860 के सेक्शन 39 और 149 आईपीसी से रेगुलेट होते हैं। दोस्तों कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में ही काफी डिफरेंसेस है। दोस्तों जो कॉमन इंटेंशन है वो सेक्शन 34 आईपीसी से रेगुलेट होता है और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सेक्शन 149 आईपीसी से रेगुलेट होता है। दोस्तों सेक्शन 149 जो है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं अनलॉफुल असेंबली के, वो दोस्तों 141 सेक्शन आईपीसी से रेगुलेट होता है। अब दोस्तों सेक्शन 34 जो है कॉमन इंटेंशन का, उसमें जो है मिनिमम 2 और 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो वो सेक्शन 34 आईपीसी लगेगा। उसी तरह से दोस्तों 5 और 5 से अधिक जो व्यक्ति होंगे उसमें सेक्शन 149 का कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन लगेगा। दोस्तों आईपीसी सेक्शन 34 के तहत कॉमन इंटेंशन में ईच एंड एवरी पर्सन की एक्टिव भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन मस्ट है, और 149 के जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपको पार्टिसिपेशन यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना ही सफिशिएंट है। सेक्शन 34 आईपीसी कॉमन इंटेंशन में दोस्तों प्री माइंड यानी कि प्री प्लानिंग किसी भी इंसिडेंट की किसी भी ऑफेंस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन 149 के तहत में आपको कोई प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली का अगर मेंबर हैं, तो आप जो है पनिशमेंट के लायबल हैं। दोस्तों 141 जो आईपीसी है वो 5 ऑब्जेक्ट्स बताती है जिसके तहत 149 में आपको पनिश किया जाता है। दोस्तों 149 में जो पनिश किया जाता है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है मेन, उसमें 5 ऑब्जेक्ट हैं। नंबर 1 है क्रिमिनल फोर्स का यूज करना, यानी आप किसी भी सरकारी काम में किसी भी तरह का अगर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं तो आप जो है वो ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप कोई भी सरकारी ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने से रोकते हैं, उसमें क्रिमिनल फोर्स करते हैं, अगर इसमें अनलॉफुल असेंबली करते हैं, तो आप जो है 141 के ऑब्जेक्ट के तहत आएंगे। उसी तरह से दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति के घर में ट्रेसपास करते हैं या उसके साथ मिसचीव करते हैं और उस असेंबली का अगर कोई पार्ट या मेंबर है तो वो भी दोस्तों इसमें 141 के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई अनलॉफुल असेंबली के तहत अगर आप किसी के मकान का ऊपर कब्जा करते हैं या अनलॉफुल उसके ऊपर में पोजीशन पे लेते हैं, तो दोस्तों अगर उसका भी अगर कोई बंदा मेंबर है या उसके ऊपर में पार्टिसिपेशन कर रहा है अनलॉफुल असेंबली में, तो वो भी उसका दोषी माना जाएगा। और 5वां जो है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को क्रिमिनल फोर्स के तहत किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए और करने को बाध्य करने के लिए अगर कह रहे हैं और उससे करवाते हैं कोई काम अनलॉफुल काम, तो दोस्तों ये भी जो है सेक्शन 141 के ऑब्जेक्ट के तहत आता है। तो इस तरह से दोस्तों सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के तहत जो बेसिक डिफरेंस है वो उनमें से एक ये भी है दोस्तों कि सेक्शन 34 जो है अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, यानी सेक्शन 34 किसी दूसरे सेक्शन के साथ में लग के पनिशेबल होता है, लेकिन जो सेक्शन 149 है वो अपने आप में ही ऑफेंस क्रिएट करता है, यानी वो पनिशेबल है। उसमें अगर सिर्फ आपने अगर भागीदारी कर दी है किसी भी अनलॉफुल असेंबली की, तो दोस्तों आप उसमें जो है पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाएंगे। दोस्तों ये दोनों ही जो धाराएं हैं वो वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत आती हैं, यानी प्रतिनिधिक दायित्व, यानी एक व्यक्ति ने अगर कोई कार्य किया है तो उस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि पहले वाला है। यानी दोनों में कॉमन चीजें ये है कि अगर एक व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो दूसरे के लिए भी वो जिम्मेवार होगा, दूसरा व्यक्ति भी जिम्मेवार होगा। इस तरह से ये वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।